बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सीबीएसई कोर्स एनसीईआरटी बुक समकालीन भारत 2 संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ज्योग्राफी का यह चैप्टर है और बहुत ही मनलायक चैप्टर है। तुम्हें आशा है कि बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहूँगा कि प्रत्येक पॉइंट को मैं तुम्हें समझा दूं, जिससे बिना किताब पढ़े हुए भी सिर्फ इस वीडियो को सुनने से और देखने से तुम्हें इस पूरे चैप्टर की जानकारी मिल जाए। बच्चों, इसमें सबसे पहला है रिसोर्स, संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? तो पर्यावरण में जितनी भी उपलब्ध वस्तुएं हैं, जो भी हमारी जरूरतों को पूरा करे, वह संसाधन है। सीधे और सिंपल भाषा में इसको मान लो कि पर्यावरण में जितनी भी उपलब्ध वस्तुएं हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, वह संसाधन है। इसके लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये कब संसाधन कहलाएगा? इसके पीछे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब तकनीक के द्वारा हम इसका उपयोग कर सकें। उसमें यह देखना जरूरी है कि यह कल्चरली जो है वह एक्सेप्टेबल हो, कल्चर हमारी संस्कृति उसको एक्सेप्ट करता हो। और तीसरा पॉइंट है इसमें इकोनॉमिकली फिजिबल हो। 3 पॉइंट्स हो गए। इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखो। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और इकोनॉमिकली फिजिबल हो। तो ऐसे जितने भी वस्तुएं हमारे यहां मौजूद हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करे और इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करे, वह संसाधन है। जैसे कार के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल हमारी जरूरतों को पूरा करता है, जिससे हम कार पर चढ़ पाते हैं। तो पेट्रोल जो है वह हमारा संसाधन हो गया। धातुओं को पिघलाने के लिए और मटेरियल्स लाए जाते हैं, वैसे उसको पिघलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है। तो वो कोयला जो है वो क्या हो गया? हमारा संसाधन हो गया। सो रिसोर्स किसको कहेंगे? तो पर्यावरण में जितनी भी उपलब्ध वस्तुएं हैं जो तकनीकी रूप से एक्सेसिबल हो, सांस्कृतिक रूप से ग्राह्य हो और आर्थिक रूप से फिजिबल हो, उसे हम संसाधन कहेंगे। तो संसाधन आप समझ लिए। अब आइए इसके क्लासिफिकेशन पर हम ध्यान देते हैं। इसके प्रकार हैं, इसको कई स्तर पर बांटा गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स जो है उसको हम देखेंगे, जो 2-3 आधार पर इसको बांटने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में। तो पहला जो प्रकार है, पहला जो आधार है जिसके आधार पर इसको बांटा गया है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के इसके भेद हैं, एक बायोटिक है और एक अबायोटिक है। बायोटिक मतलब जैव। तो संसाधन जो हमें जीव से प्राप्त होते हो, लिविंग थिंग्स से जो रिसोर्स हमें प्राप्त होते हैं, वो क्या हो गए? बायोटिक हो गए। जैसे वनस्पति से, पशु से, ऐसे भेड़ से। भेड़ जो है एक पशु है ना, तो उससे हमें मांस मिल जाता है, ऊन मिल जाता है। तो ये बायोटिक कहलाएंगे। और अबायोटिक होंगे अजैव जो प्रकार है रिसोर्स का, वो ऐसे संसाधन है जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे हो गया चट्टान, हो गया धातुएं हो गई। तो ओरिजिन के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होंगे, एक जैव प्रकार होगा, एक अजैव प्रकार होगा। जैव जो जीव से प्राप्त होंगे और अजैव जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होंगे। तो एक आधार हो गया ये। दूसरा जो प्रकार है जिसके आधार पर संसाधन को बांटा गया है, वह है समाप्यता के आधार पर, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। समाप्यता के आधार पर। यह नाम से ही स्पष्ट है कि यह लिमिटेड है, लिमिटेशंस के आधार पर हुआ ये बंटवारा। तो ये जो है इसके भी 2 प्रकार हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। एक नवीकरण और एक अनवीकरण। तो नवीकरण किसको कहेंगे? तो ऐसे संसाधन जिसे भौतिक या रासायनिक क्रियाओं द्वारा यंत्रों की मदद से दोबारा उपयोगी बनाया जा सकता है। तुमने
साइंस में पढ़ा होगा, केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होते हैं। तो फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, चीजें जो हैं फिर से हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पानी और चीनी को तुम घोल दो, इसका घोल बना लो, और फिर बाद में हम चीनी को इससे एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं इसका एवापोरेशन के द्वारा, तो फिर से हमें चीनी मिल गया। लेकिन केमिकली जो एक बार क्रिया हो जाती है और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलते हैं उसको फिर से हम रिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ही है इसमें कि संसाधन जो हैं, जो भौतिक या रासायनिक किन्हीं भी क्रियाओं के द्वारा यंत्रों की मदद से दोबारा अगर उपयोगी बना जा सकता है तो वह नवीकरण है, और जिसको हम प्राकृतिक रूप से बनने में बहुत लंबा समय लगता है, और इन्हें हम किसी भी फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस है उससे यूज करके पुनः इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉन रिन्यूएबल हो गया। तो रिन्यूएबल में जैसे हो गया सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, एक बार खपत होने के बाद फिर से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये नवीकरण में हो गया। और अनवीकरण हो गया कि एक बार जैसे मान लीजिए आपने पेट्रोल का यूज कर लिया और अपने मोटरसाइकिल में या कार में इसको यूज करने के बाद पुनः जब आप वापस आते हैं तो क्या फिर से आप उसको किसी भी तरह से या धुएं को भी एक जगह इकट्ठा करके और फिर से पेट्रोल बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे, वो दोबारा नवीकरण नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर भी हम, जिस तरह से बेसिस ऑफ ओरिजिन पर दो हुआ था, जैव और अजैव कैटेगरी, ठीक उसी तरह से एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर भी इसके दो कैटेगरी हैं, एक रिन्यूएबल है, एक नॉन रिन्यूएबल है। तो दो तरह के आपने इसके वर्गीकरण को देख लिया। एक तीसरा है ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। ये स्वामित्व के आधार पर किस तरह से संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, तो एक पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब संसाधन जिस पर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है, जैसे भूमि, घर आदि जो संसाधन है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत हो गया, जिस पर उसका एकल अधिकार होगा। दूसरा होता है कम्युनिटी रिसोर्स। इसमें क्या होता है कि पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है उस संसाधन के ऊपर, जिस समुदाय में वह संसाधन है उस समुदाय के सारे लोगों का स्वामित्व उस चीज के ऊपर होगा। तो ये हो गया कम्युनिटी रिसोर्स। और तीसरा होता है राष्ट्रीय स्वामित्व, नेशनल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिसके ऊपर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है वह होता है राष्ट्रीय स्वामित्व। तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। तो व्यक्तिगत में तो आपको मैं बता दिया था कि भूमि और घर। सामुदायिक स्वामित्व जो होगा उसमें जैसे तालाब हुआ, श्मशान भूमि हुआ, तो श्मशान भूमि जिस समुदाय के लिए बना हुआ है उसी समुदाय के लोग उसमें जाकर के उसका उपयोग करेंगे। तालाब में सबके लिए तालाब है, सभी जाकर के उसका लाभ उठा सकते हैं, तो ये सामुदायिक हो गया। और राष्ट्रीय जो होता है, जैसे कि देश के अंदर, देश के भूभाग में कहीं खनिज है या जल संसाधन है या जंगल है, वन है, रेल है, ये राष्ट्रीय संपत्ति है और राष्ट्रीय स्वामित्व तो इसके अंदर यह आता है। तो इसलिए इसको नेशनल रिसोर्स कहेंगे और इसके ऊपर पूरे राष्ट्र के लोगों का समान आधिपत्य होगा और सभी इसके स्वामित्व का लाभ उठाएंगे। और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्स। यह एक ऐसा संसाधन है जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का आधिपत्य होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको, महासागरों की दूरी जो है ना उसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। नॉटिकल मील मतलब होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.9 किलोमीटर के लगभग। और प्रत्येक देश को अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा यह मान्य है कि उसके स्थल सीमा से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक उस देश का, उस महासागर के क्षेत्र पर प्रभुत्व होगा। 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र होगा महासागर का, उसके ऊपर इंटरनेशनल जो है वो ऑनरशिप होगा। पूरे अंतरराष्ट्रीय जो कम्युनिटी है उसका उसके ऊपर स्वामित्व होगा और सभी उसका बराबर रूप से उपयोग कर सकते हैं। किसी का उस पर एकल अधिकार किसी राष्ट्र का नहीं होगा। इसी तरह से स्पेस में भी,
स्पेस जो है वह सबके लिए बराबर रूप से यूटिलाइज करने के लिए स्वतंत्र है, सभी कर सकते हैं। तो अब है संसाधन के विकास को कैटेगरी के रूप में बांटने में, विकास के आधार पर संसाधन को भी कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला है देखो पोटेंशियल, संभावी संसाधन, पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर एक है पोटेंशियल, संभावी संसाधन, ऐसे संसाधन जिनकी संभावना है परंतु हम उपयोग में नहीं ला रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में संभावना है और यह अभी जो पारंपरिक ऊर्जा जिस रूप में हम उपयोग में लाते हैं, इसका यह विकल्प हो सकता है, लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में हम इसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक संभावना है। भविष्य में यह एक संभावी संसाधन के रूप में इसको जाना जाएगा कि सौर ऊर्जा जो है वह संभावी संसाधन है। अगर बृहद पैमाने पर इसके उत्पादन को किया जाए तो हम इसको यूज में ला सकते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन, डेवलप रिसोर्स। तो ये संसाधन वैसा जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा भी सीमित कर दी गई है। मतलब जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है उसका उत्पादन भी होता है, लेकिन चूंकि वह लिमिटेड है इसीलिए यह विकसित संसाधन, डेवलप्ड संसाधन में आते हैं और लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे कि पेट्रोल है, गैस है, इसका लिमिटेशन है। वो जमीन के अंदर से जो हम पाते हैं इसके कच्चे तेल को, और बाद में जा करके इसको फिल्ट्रेशन करके और इसको उपयोग में लाया जाता है। एक है विकास के आधार पर देखो, एक है स्टॉक। ये तो एक हो गया डेवलप रिसोर्स, दूसरा हो गया स्टॉक। स्टॉक क्या है? स्टॉक वो है संसाधन, भंडार का मतलब वो हुआ, वो संचित कोष है। भंडार क्या है? एक संचित कोष है। इसमें उन पदार्थों को रखेंगे जिनको अपने टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये भंडार है, लेकिन हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको यूज करके हम इसको अपने काम में ला सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जल जो बना हुआ है वह हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। हमें पता है कि इसके संयोग से ही जल बनता है, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने लेबोरेटरी में इसको, इस तकनीक के माध्यम से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को मिला करके जल के उत्पादन से हम अपने कामों को पूरा कर सकें, हम अपने जरूरतों को पूरा कर सकें। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे भंडार हमारे पास हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसको भंडार कहेंगे, स्टॉक रिसोर्स कहेंगे। अगला रिसोर्स है संचित कोष, रिजर्व। रिजर्व किसको कहेंगे? यह भंडार का ही एक हिस्सा है जिसे टेक्नोलॉजी के मदद से प्रयोग में तो ला सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग फ्यूचर में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इसको ऐसा सोच करके इसको संचित कर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम इसका दोहन भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं अपने जीवन में, लेकिन चूंकि यह विशेष परिस्थिति में इसका उपयोग किया जाए इसलिए इसको रिजर्व करके रख दिया जाता है, इसीलिए इसे रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। अभी जैसे नदी के जल से विद्युत का उत्पादन, तो नदी के जल से भी विद्युत का उत्पादन ये संचित कोष है, हमारे पास है, हम इसके उपयोग भी कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन इसको भविष्य के लिए, अभी चूंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसका उपयोग हम एनर्जी के लिए करते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे पास संचित है और विशेष परिस्थिति में इसका उपयोग किया जाएगा, इसीलिए इस रिसोर्स को रिजर्व में रखा गया है। अब अगला टॉपिक है संसाधनों का विकास। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और जीवन यापन के लिए संसाधन अति आवश्यक है, परंतु इसके असमान वितरण से कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। संसाधन तो हैं और विकास का ये संसाधन जरिया है, लेकिन इसका समान वितरण होना चाहिए, समान रूप से इसका उपयोग होना चाहिए और सभी को इसके ऊपर समान प्रभुत्व होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, डिस्क्रिमिनेटरी यूज्ड होता है इसका, ऐसे रिसोर्सेस का।
तो इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि संसाधन जो है वो किसी निजी हाथ में अगर एक वर्ग के हाथ में आ जाता है तो वह वर्ग उस संसाधन के उपयोग से अमीर बन जाएगा, और बन ही जा रहा है, बनता ही है, और एक वर्ग जिसके पास ये संसाधन नहीं है वह गरीब हो गया। तो संसाधन का असमान वितरण जो है वह डिस्क्रिमिनेटरी यूज्ड है। ये इसकी समस्या है। व्यक्तिगत लाभ के लिए संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग ग्लोबल इकोसिस्टम के लिए बहुत ही खतरा उत्पन्न कर दिया है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, भूमंडलीय ताप बढ़ गया है, ओजोन लेयर के ऊपर खतरा बढ़ गया है। तो ओजोन लेयर के ऊपर खतरा बढ़ गया है, इसका कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे पर्यावरण में, और ये क्या करता है, ओजोन के साथ O3 के साथ कंबाइंड होकर के ऐसी प्रतिक्रिया कर लेता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ओजोन लेयर को तोड़ देता है। तो ओजोन लेयर अगर टूटेगा तो फिर क्या होगा, हमारे शरीर, हमारे धरती के ऊपर जो है ना विदाउट फिल्ट्रेटेड सनरेज जो हैं वो आ जाएंगे, और पराबैंगनी किरणें हैं, और उन किरणों के द्वारा, उन चीजों के द्वारा क्या है, तो हमारे शरीर के ऊपर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, और मानव जाति जो है उसका जो अस्तित्व है वह भी खतरे में आ जाएगा। अब इसके लिए क्या हुआ, जो अगर पूरे विश्व परिदृश्य में यह देखने को मिला कि यह दोहन जो हो रहा है इन संसाधनों का विश्व स्तर के ऊपर, और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसमें एक ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जाए, तो ये सतत पोषणीय विकास के लिए कुछ किया जाए, और इसकी आवश्यकता संपूर्ण विश्व को हुई। इसलिए इन्होंने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में इनकी एक संस्था UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, इसके UNCED के तत्वावधान में वर्ल्ड के करीब 100 देशों के जो प्रमुख देश हैं उनके प्रधान को बुलाया गया, उनके हेड ऑफिशियल्स को बुलाया गया, और एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये किया गया 1992 में, 10 जून 1992 ईस्वी को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं या रियो डी जेनेरो सम्मेलन भी कहते हैं। तो उसमें करीब 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना, पर्यावरण संरक्षण भी हो और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल भी इससे ढूंढा जाए। तो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास की प्राप्ति के लिए 21वीं सदी में भूमंडलीय वन सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई गई, और सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21, एजेंडा 21 पर सहमति जताई गई। ये एजेंडा 21 क्या है, तो उसी सम्मेलन में जिन जिन मुद्दों के ऊपर गहन और विस्तृत चर्चा की गई वही है एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है, इसका मुख्य उद्देश्य था जो जितने भी देश हैं वो कॉम्बैट एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे, पॉवर्टी के ऊपर ध्यान दे, डिजीज के ऊपर ध्यान दे, अपने अपने देश में और अपने अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र में। यह क्या करें, यह एक कार्यसूची है। एजेंडा 21 जो है वो क्या है, यह कार्यसूची है। इसका उद्देश्य है समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के साथ पर्यावरण क्षति जो कॉम्बैट एनवायरनमेंट है, और पॉवर्टी, गरीबी को, और रोग से निपटना। इन 3 चीजों के ऊपर इन्होंने 21 एजेंडा इन्होंने तय किए, और प्रत्येक देश को यह ड्यूटी दी गई कि आप अपने अपने जगहों पर स्थानीय निकाय को अपना एजेंडा बनाइए, आप एजेंडा 21 निर्धारित कीजिए, और अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर उसका अनुपालन निश्चित करवाइए। यही था रियो डी जेनेरो में एजेंडा 21। क्या था एजेंडा 21? यह एक सम्मेलन था जिसमें विश्व के 100 से ज्यादा देश के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया था 10 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में। इसका उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण,
सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास की प्राप्ति हासिल करना, यही इसका उद्देश्य था। तो 21वीं सदी में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर भी सहमति जताई गई थी, जंगल की नीति बनाई गई थी और एजेंडा 21 का निर्धारण किया गया था। तो एजेंडा 21 के पीछे कॉम्बैट एनवायरमेंट डेवलपमेंट था, पॉवर्टी थी और डिजीज थे। और इसमें प्रत्येक देश के राष्ट्राध्यक्षों को यह कहा गया था कि आप अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र में जाकर के इस एजेंडा को आवश्यक रूप से और सही ढंग से अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर इसके अनुपालन को सुनिश्चित करें। तो ये एजेंडा 21 था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब आते हैं संसाधन की प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस। इसके लिए क्या है, तो मैप बने, लिस्ट बनाया जाए, क्षेत्र की पहचान हो और उस संसाधन को यूज में लाने के लिए टेक्नोलॉजी का विकास हो। तो इससे क्या होगा, संसाधन विकास व देश के विकास में तालमेल का सामंजस्य बन जाएगा। तो संसाधन विकास और देश के विकास दोनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या होगा, रिसोर्स की प्लानिंग की बहुत ही आवश्यकता थी। तो इसके लिए कहा गया कि मैप बनाया जाए, इनलिस्ट किया जाए उन वस्तुओं का, उन संसाधनों का, उसकी पहचान की जाए और इसी प्लानिंग के तहत समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जाए। औपनिवेशिक इतिहास भी इसमें है कि संसाधन संपन्न देश जो थे टेक्नोलॉजी के रूप में, जहां जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, जैसे कि 19वीं शताब्दी में ही यूरोप में पुनर्जागरण हो गया था और वहां नए नए टेक्नोलॉजी आ गए थे। तो संसाधनों का दोहन और उत्पादन और दोहन दोनों कह सकते हैं कि पश्चिम के राष्ट्रों ने करना शुरू किया। अब चूंकि मशीन और टेक्नोलॉजी के साथ जो इन्होंने अपना इनहेंस करना शुरू किया, तो इसके लिए इनको बाजार चाहिए था। तो इन्होंने अपना कॉलोनी बसाना शुरू किया, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू किया और उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, कई देशों को अपना गुलाम बनाया। तो भू संसाधन में पेड़ पौधे हैं, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, कृषि है, परिवहन है। तो औपनिवेशिक इतिहास भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है और जिसके पास टेक्नोलॉजी था, विश्व ने इस माहौल को भी देखा है कि वो अपने टेक्नोलॉजी की मदद से देशों को अपना गुलाम बनाया है, अपना उपनिवेश बनाया है। तो अब आइए हम लोग आपके अगले पॉइंट्स को देखते हैं। भू उपयोग में आने वाले भूमि के प्रकार क्या है। इनके प्रकार है जैसे वन है, बंजर भूमि है, गैर कृषि भूमि है, सड़कें हैं, इमारत है, अस्थाई चारागाह है, उद्यान है। तो सबसे पहले भूमि का उसके उत्पादन के आधार पर इसके कैटेगरी को हम लोग देखते हैं। पहला कैटेगरी है कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि मतलब ऐसी भूमि जिस पर कभी खेती होती थी लेकिन अभी 5 वर्षों से उस पर खेती नहीं हो रही है, वह कृषि योग्य बंजर भूमि है। वर्तमान प्रति भूमि जिस पर 1 वर्ष से खेती नहीं हो रही है। पुरातन प्रति भूमि जिस पर 1 से 6 वर्ष तक खेती न हुआ हो, वो पुरातन हो गया। समय के आधार पर बांटा है। वर्तमान प्रति भूमि में 1 वर्ष से खेती नहीं हो रही है और पुरातन प्रति भूमि में 1 से 6 वर्ष तक खेती नहीं हुई है। और चौथा रूप है, इसका प्रकार है शुद्ध बोया क्षेत्र, इसमें 1 वर्ष में 1 से अधिक बार खेती हुई है। तो इसके आधार पर अब देखिए, अब अगला पॉइंट है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि के उपजाऊपन में कमी। किस तरह से और क्यों भूमि के उपजाऊ में कमी आती है, इसका क्या कारण है। भूमि का अपरदन होना। यह भूमि अपरदन क्या है? ये भूमि अपरदन जो है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस जमीन पर हम खेती करते हैं, इसकी ऊपरी परत जो है लगभग 6 इंच तक ही इसमें फर्टिलिटी होती है। यह बहुत ही उपजाऊ होता है। और ये 6 इंच की भूमि ऊपर वाली परत जो है ना,
जब ये इसका अपर्दन हो जाता है और किसी कारण से यह कट जाता है या हट जाता है, तो इसकी फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है और इस पर कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। तो ये भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है? तो इसके कारण के ऊपर हम देखेंगे, ध्यान देंगे। एक तो है वन की कटाई। जंगलों के कटने से क्या होता है, तो जो अपर्दन है, वर्षा हुई और ऊपर का लेयर जो है मिट्टी का वह पानी के साथ बह गया, तो जो फर्टाइल उसका सॉइल है वो तो चला गया, तो ये भूमि का अपर्दन हो गया, इससे भूमि निम्नीकरण हो गई, उसका उपजाऊपन कम हो गया। अति पशुचारण, बहुत ज्यादा अगर पशुचारण किसी क्षेत्र में हो रहा है तो इसके ऊपर की मिट्टी जो है वह कट कट करके अत्यधिक जानवरों के ऊपर चलने के कारण ऊपर की मिट्टी जो है वो कट करके पानी के साथ बह जाने से इसकी उर्वरता चली जाती है। ऐसे क्षेत्र में खनन है एक कारण, जहां खनन के माध्यम से क्या होता है, तो ज्यादा जहां खनन होगा वहां अंदर की मिट्टी ऊपर आती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। तो इसमें उस इलाके में या उस क्षेत्र में जहां खनन बार बार होता है वहां की भूमि का जो ऊपर वाला लेयर है वह अपर्दित होता है। अति सिंचाई, बहुत ज्यादा सिंचाई होना भी भूमि निम्नीकरण का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। और औद्योगिक धूल, इंडस्ट्रीज के जो धूल कण हैं वो अगर बहुत दिनों तक लेयर बनता चला जाएगा जमीन के ऊपर, तो भी उसकी जो फर्टाइल लेयर है वह ढक जाएगी और वह जमीन बंजर हो जाएगा। तो ये कारण हो गए वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन, अति सिंचाई और औद्योगिक धूल। अब इसके उपाय क्या है? तो ठीक इसके विपरीत उपाय क्या है? पेड़ लगाइए, ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ज्यादा सिंचाई नहीं करेंगे, पशुचारण के ऊपर अंकुश लगाएंगे और प्रदूषित जल से भी सिंचाई को रोकना होगा कि गंदे पानी से अगर खेत की सिंचाई हो जाती है तो उससे भी उसको रोकना होगा। मृदा संसाधन, यह भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मृदा संसाधन जो है इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। भू आकृति, जलवायु, शायल, तापमान, पवन, ये सब सभी इसके कारक हैं। तो मिट्टी के प्रकार पर अब हम ध्यान देंगे। तो अगला है मिट्टी का प्रकार। जलोढ़ मिट्टी, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो भागों में बटा हुआ है, बांगर और खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो कंकरीली होगी और उसके रेत मोटे होंगे, वह बांगर होगा। और खादर जो होगा वो नई जलोढ़ मिट्टी होगी, तो मिट्टी के कण इसके छोटे होंगे और ये उपजाऊ अधिक होगा। तो बांगर और खादर, बच्चों ध्यान देना कि इसके ऊपर बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। बांगर मृदा क्या है और खादर मृदा क्या है? जलोढ़ मिट्टी तो वही हुआ जो ज्यादा उपजाऊ है, और खास करके उत्तर भारत का जो मैदान है वह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना हुआ जो क्षेत्र है वह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और ज्यादा उपजाऊ है। इस ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र को ही दो भागों में मृदा को बांटा है, एक हो गया बांगर मृदा और एक हो गया खादर मृदा। अब आइए, दूसरी मिट्टी का रूप है काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मृदा, इसको रेगर मिट्टी भी कहते हैं। इस पर कपास की खेती बहुत बढ़िया से होती है। दक्कन के पठार में और प्राद्वीपीय क्षेत्र में यह लावा से बना हुआ है। लावा तुम समझते हो। तो इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है और इसका एक प्रमुख पहचान है कि पानी अगर हम डालते हैं इस मिट्टी पर, काली मिट्टी में, तो यह चिपचिपी हो जाती है। अगला मिट्टी का प्रकार है लाल और पीली मिट्टी। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसका रंग लाल होता है। आग्नेय चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण इसका रंग लाल होता है और पानी मिलाने के बाद इसका कलर जो है वह पीला पड़ जाता है। उसके बाद है लेटराइट। लेटराइट शब्द जो है ना वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ईंट तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें ह्यूमस कम होता है और इसमें खाद और उर्वरक डाल करके इस पर खेती की जा सकती है। इसको खेती योग्य भूमि बनाई जा सकती है। इसके लिए हमें खाद और उर्वरक जो है ना इसको फर्टाइल करने के लिए डालना होगा, तभी इस पर खेती संभव है। और ह्यूमस मतलब नमी की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। तो ये लेटराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है
अपने पश्चिम और दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा के क्षेत्र में ये लेटराइट मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो होती है वह रेतीली होती है, लवणीय होती है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है और इसका रंग जो होता है वो भूरा होता है। उच्च तापमान होने के कारण जो है इसमें भी नमी कम होती है, ह्यूमस कम होगा, और सिंचाई के द्वारा ही इसे हम खेती के योग्य बना सकते हैं। जैसे कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले क्षेत्रों में जहां मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, पूर्वी भाग में नहीं, पूर्वी राजस्थान में तो बढ़िया वर्षा भी होती है और खेती भी 2-3 फसल की होती है। लेकिन ये पश्चिमी भाग में राजस्थान के वहां मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और एक मृदा है वन मृदा। ये मृदा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, इसमें भी ह्यूमस नहीं होते और इसके कण मोटे होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में यह उपजाऊ होती है। यह मिट्टी वर्षा वनों में पाई जाती है। तो मृदा का जो अपरदन होता है, ये तो हो गए मृदा के प्रकार। और मृदा का जो अपरदन है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, हल जो है ना उसका अच्छे हल का प्रयोग करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा मिट्टी को नीचे से ला करके ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे ना दबा दे। तो इन सब के माध्यम से हम मिट्टी के प्रकार को देखा हम लोगों ने, किस तरह से इसको उपयोग में ला सकते हैं, और संसाधनों का जो विकास है और उसका जो उपयोग है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरह से यह चैप्टर संसाधन एवं विकास, मैं समझता हूं कि अब तुम्हारी समझ में बहुत बढ़िया से आ गया होगा। और किसी दूसरे चैप्टर के साथ फिर हम तुमसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।